चलो अभी आज थोड़ा सा ना, थोड़ा सा इंटेंस हो जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है। नॉट इन दिस क्वेश्चन बट आफ्टर दिस क्वेश्चन। चलो अभी ये क्वेश्चन में ना एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने का है, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट विल गो थ्रू द क्वेश्चन, देन आई विल एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन में करना क्या है वो, ठीक है। दिस इज ओनली वन ऑफ द काइंड ऑफ द क्वेश्चन जो मॉड्यूल में है। नाउ मेजर्स एक्स वाई एंड जेड आर इन रिटेल बिजनेस, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। कुछ डिटेल्स दिया है, ये जो डिटेल्स है उसमें सबसे पहला डिटेल्स है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स आर नथिंग बट दे आर अवर परचेजेस, ठीक है, हमने परचेज किया है, ठीक है। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ परचेज वी आर हैविंग 15,75,500. Then this is subject to trade discount and what you know and taxes, okay. So the trade discount percentage is how much? 3% है, और यहाँ पे GST है. So what is the rate of GST we are having is 11%, ठीक है। आई थिंक मॉड्यूल में तुम ये क्वेश्चन देखो तो GST नहीं रहेगा, उसमें सेल्स टैक्स रहेगा। क्या रहेगा? सेल्स टैक्स। तो वो ज़माने का क्वेश्चन है जब भी सेल्स टैक्स हुआ करता था, ठीक है। अभी आज तो नहीं है, उसके जगह पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? GST, ठीक है। मुझे ये बताओ, नॉर्मल सिचुएशन में जब भी हमने जीएसटी का जर्नल एंट्री वगैरह सब हमने किया था, ठीक है, तो तभी ये जीएसटी अपना एक्सपेंस होएगा कि ये अपना लायबिलिटी होएगा कि एसेट होएगा? परचेज करने के टाइम पे बोल रहा हूं मैं। चलो परचेज करने के टाइम पे इनपुट जो है सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये सब हम डेबिट कर रहे थे। सो इट इज़ अवर व्हाट यू नो, इट इज़ अवर असेट, सो इट इज़ नॉट अवर एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, वो अपना एसेट है, लेकिन सामने अगर हमने गुड्स बेचा है तो सामने हमने अगर गुड्स को सेल किया रहेगा और उसके ऊपर भी हमने जीएसटी चार्ज किया रहेगा, देन इट इज़ गोइंग टू बी योर व्हाट यू नो योर असेट, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन के अंदर देखो हमें दिया हुआ है खाली परचेज के बारे में, फिर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, फिर सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है, और यहाँ पे सेल्स के वहाँ पे जीएसटी मेंशन नहीं है। सो देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू नो अबाउट द जीएसटी एट द टाइम ऑफ व्हाट यू नो एट द टाइम ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये मानना पड़ेगा कि ये जो जीएसटी है ये सिर्फ परचेज के ऊपर एप्लीकेबल है, और अगर ये परचेज के ऊपर एप्लीकेबल है, सामने हम गुड्स बेचने के बाद जो है जीएसटी को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, देन दिस पर्टिकुलर जीएसटी विल बी योर एक्सपेंस, इट इज गोइंग टू बी योर व्हाट यू नो योर एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, ये असेट कभी होगा? अगर हमने इसको सेल किया और सामने अगर हम लोग ने जीएसटी क्या किया, अगर हम लोग ने उसको एडजस्ट किया, देन इट इज देन इट इज योर व्हाट यू नो, इट इज योर असेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को सेल्स के टाइम पे कोई जीएसटी का इंफॉर्मेशन नहीं है, सो वी आर गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर जीएसटी ऑफ 11% एज व्हाट एज अवर एक्सपेंस, ओके। देन सेल्स प्राइस, इसको अंडरलाइन करो, इट इज सेल्स प्राइस ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री का वैल्यू दिया है दैट इज 2,35,000, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। और हमें क्लोजिंग स्टॉक कौन से प्राइस पे चाहिए रहता है? एट दी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर हमें बोला है फाइंड आउट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। मतलब ये जो 2,35,000 जो तुमको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो सेलिंग प्राइस है क्लोजिंग स्टॉक का, इसमें से हमें क्या कैलकुलेट करके देना है? कॉस्ट प्राइस का कैलकुलेशन करके देना है। जो मेथड यूज करने के लिए बोला है दैट इज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो ये मेथड अपने को भी समझना है, ये मेथड हम अप्लाई करेंगे ये वाले क्वेश्चन में, वी विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट यू नो, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द व्हाट यू नो ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। देखो इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। सपोज अगर ये हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वी आर डूइंग सम परचेजेस पहले, ठीक है। तो सपोज अगर यहाँ पे परचेजेस लिख रहा हूं मैं, 1 लाख यूनिट्स वी आर परचेजिंग एट द रेट ऑफ रुपीज हाउ मच? 10। याद आ रहा है? ऐसा कुछ कल भी किया था। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ परचेज वी आर हैविंग? 10 lakhs, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सपोज यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो है 1 लाख यूनिट्स के ऊपर 2 रुपीज़, ठीक है। सो दिस इज अवर व्हाट इन अवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो अमाउंट है ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2 lakhs। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय व्हाट इन बाय सेल्स, ठीक है। 80,000 यूनिट्स को हम सेल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ रुपीज़ व्हाट इन एट द रेट ऑफ रुपीज़ 20। तो अपना जो टोटल सेल्स है वो कितना हो जाएगा? 16 lakhs, राइट।
इफ आई वांट टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम कैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ऑब्वियस बात है, कल हम लोग ने ये देखा था. सो इस 20 माइनस कितना होएगा? -12. 8 रुपीज़ पर यूनिट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट. कितना यूनिट्स बेचा है हम लोग ने? 80,000. सो 80,000 इंटू 8 विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, अपना ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा. अच्छा, सपोज अगर हम यहाँ पे बाय लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि नॉर्मल सिचुएशन में ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको हमें क्या प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? यहाँ पे हमको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए एट दी कॉस्ट प्राइस. ठीक है, बट सपोज इफ आई वैल्यू दिस क्लोजिंग स्टॉक एट 20 रुपीज, इफ आई वैल्यू दिस क्लोजिंग स्टॉक एट 20 रुपीज, सो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस. ये कौन सा हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा. ठीक है, सो व्हाट विल बी दिस अमाउंट वी विल हैव? 4 lakhs आएगा. ये कितना आएगा? ये 4 lakhs. ठीक है. अच्छा, अभी सपोज अगर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को बंद किया, राइट, सो आई विल बी गेटिंग व्हाट गेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट. और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा कि गलत रहेगा? गलत रहेगा. ठीक है, बट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट इफ आई वांट टू कैलकुलेट? तो यहाँ पे ये आएगा 20 lakhs, यहाँ पे भी आएगा 20 lakhs. व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट विल बी हाउ मच? 8 lakhs. ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ, ये जो 8 lakhs अपने को मिला है विच इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, ये तुम्हारा करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं है. दिस इज रॉन्ग अमाउंट ऑफ व्हाट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट. कह रहे से ये ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसके अंदर ये जो सेल्स है इसका भी प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूडेड है, और ये जो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है इसके अंदर भी जो प्रॉफिट रहेगा वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा. सो इफ आस्क यू व्हाट इज द बाइफर्केशन ऑफ दिस ग्रॉस प्रॉफिट 8 lakhs, 8 lakhs का बाइफर्केशन कैसे आएगा? सो 8 lakhs का बाइफर्केशन जो हमने यूनिट बेचा है वो 80,000 यूनिट्स है. ठीक है, 80,000 इंटू 8 ये इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, प्लस ये जो 20,000 यूनिट्स है उसके ऊपर हमने प्रॉफिट कमाया नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक को कौन से प्राइस पे वैल्यू किया हुआ है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस. तो इसका भी 8 रुपया इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा. ठीक है, सो दिस अमाउंट विल बी हाउ मच? दिस विल बी 6,40,000 प्लस व्हाट विल बी दिस अमाउंट? प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है. ठीक है, सो दिस इज इनटू 8, सो दिस विल बी हाउ मच? 1,60,000. तो ऐसा करके तुमको टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितने का दिख रहा है यहाँ पे? 8 lakhs. ठीक है, पहले तुमको 8 lakhs का बाइफर्केशन समझा. ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू इन दिस सिचुएशन, इफ आई आस्क यू कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक जो हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे लिखा है, मुझे इसका कॉस्ट प्राइस चाहिए, हाउ यू विल कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर व्हाट क्लोजिंग स्टॉक विच इज अपियरिंग एट व्हाट एट द सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो बहुत सिंपल है इसके अंदर. ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से इट इज वेरी सिंपल. जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? तो 20,000 यूनिट्स का कितना होना चाहिए यहाँ पे? 12. सो इट हैज टू बी 2 lakhs and 2,40,000. दिस हैज टू बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक. यहाँ तक समझा पहले? ठीक है, अभी है ना मैं तुमको ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ. देखो, जब यूनिट्स होता है ना सामने, तो इट बिकम्स वेरी 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 सिंपल फॉर डूइंग ऑल दिस. लेकिन सपोज अभी यहाँ पे यूनिट्स नहीं है. ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज इन दैट केस हाउ यू विल कैलकुलेट दिस 2,40,000. ठीक है, तो यूनिट्स नहीं रहेगा, और जब भी हम ये क्लोजिंग स्टॉक जो सेलिंग प्राइस पे दिख रहा है, अगर हम इसका अगर हम इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, जो मेथड हम लोग यूज करेंगे, दैट मेथड इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. ठीक है, सो कैन यू थिंक हाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस? कोई यूनिट्स नहीं है, अभी कोई यूनिट्स नहीं है. चलो, कोई भी यूनिट्स नहीं है. हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस 2,40,000 रेशियो? ये यूज करना पड़ेगा. चलो अभी कैसे करोगे बताओ? 12 लाख नहीं, 20,000 यूनिट्स मैंने नहीं दिया है अभी. तो यूनिट्स 20 lakhs. हाँ, मतलब देखो पहले क्या करना पड़ेगा मालूम है? 4 lakhs नहीं लेंगे हम लोग. क्या करेंगे मालूम है? ये जो 8 लाख है ना, 8 लाख, इसमें 2 प्रॉफिट है. एक तो सेल्स का भी प्रॉफिट है और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक का भी प्रॉफिट है इसमें. ठीक है, सो कैन आई से दैट दिस पर्टिकुलर 8 lakhs इज हैविंग द प्रॉफिट फ्रॉम दिस 16 lakhs ऑल्सो, एंड फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस 4 lakhs ऑल्सो. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कैलकुलेट वन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. आई विल कैलकुलेट वन वर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ठीक है, अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में मैं टोटल ग्रॉस प्रॉफिट लूंगा. व्हाट इज द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट वी आर हैविंग? 8 lakhs. ठीक है, ये 8 लाख का प्रॉफिट जो है
ये 20 लैक्स का सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट है, 20 लैक्स का, बराबर है ना। व्हाट इज दिस 20 लैक्स ओवर ईयर? 20 लाख इज सेल्स का सेलिंग प्राइस एंड क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो व्हाट इज अ परसेंटेज वी कैन गेट? जीपी रेशियो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, सो दिस विल बी 40%। ये कितना परसेंट आ रहा है? 40%, ठीक है। मतलब जो भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस है उसके अंदर 40% इज प्रॉफिट, ठीक है। अभी मुझे बताओ, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, अगर इसको कॉस्ट प्राइस पे निकालना है तो ये जो 4 लैक्स है इसमें से हमें ये प्रॉफिट माइनस कर देने का। सो व्हाट इज अ प्रॉफिट इन दिस 4 लैक्स? 40% इज अ प्रॉफिट, ठीक है। सो 4 लैक्स माइनस अगर हम लोग ने 40% किया, सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट दैट विल बी लेफ्ट आउट इज व्हाट? 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 बचेगा। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द व्हाट इन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। मेरे को नहीं समझा, तुमको समझा कि नहीं? यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। ये जो अप्रोच हमने यूज़ किया है, पहले क्या कैलकुलेट किया हम लोग ने? जीपी रेशियो। फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक में से हम लोग क्या करेंगे? उसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जो अपने को कॉस्ट प्राइस मिला है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, यू नो, कॉल्ड एज द एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू कैलकुलेट द व्हाट, यू नो, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये नोट डाउन करना है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाए? बोलो जल्दी। हाँ, तो कर रहे हैं तो कर लो, चलो। चलो, जिसको इसको करना है फटाफट करो। क्लोजिंग स्टॉक का जो सेलिंग प्राइस है उसमें से जो जीपी रेशियो हम लोग माइनस करेंगे, ये जो मेथड यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। चलो, अभी ये क्वेश्चन में हमारे पास परचेजेस है, हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है, फिर जीएसटी है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, और ये जो सेल्स है, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग द सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट इन ऑफ द इन्वेंट्रीज, ठीक है। कैन आई से ये दोनों सेल्स प्लस द सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, बोथ ऑफ दीज आर द टोटल ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट विच साइड? क्रेडिट साइड, क्योंकि दोनों ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? यहाँ पे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करता हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा calculation of, so what I'm doing is I'm starting from trading account, credit side total, इसमें दो चीज आएगा, सेल्स एट सेलिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। हाँ, तो ये क्वेश्चन में ये दोनों का टोटल करके दो, कितना आ रहा है? 22,45,500 प्लस 2,35,000, 24,80,500। चलो, सेल्स एट सेलिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट व्हाट, यू नो, एट दी सेलिंग प्राइस, ये दोनों मिला क्या आएगा? 24,80,000 क्या आएगा इसमें? 500, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे मालूम है? लेस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल, तो उसके अंदर जो फर्स्ट आएगा विल बी परचेजेस, इंक्लूडिंग जीएसटी। हाँ, परचेजेस इंक्लूडिंग जीएसटी। चलो, सेल्स के बारे में कुछ बोला नहीं है कि उसमें जीएसटी है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो जीएसटी का परसेंटेज दिया है वो भी वियर्ड दिया है, ऐसा 11% वाला कोई आइटम ही नहीं है जीएसटी में, ठीक है। चलो, अभी जो परचेज इंक्लूडिंग जीएसटी है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे जो परचेज का वैल्यू है इट इज 15,75,500। इट इज सब्जेक्ट टू टू थिंग्स, वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज व्हाट, यू नो, इज जीएसटी। तो ये जो अमाउंट है 15,75,500 का, उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होएगा, फिर हम उसके अंदर क्या ऐड करेंगे? जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 15,75,500 माइनस 3% देन प्लस 11%,
तो ये जो लिखा है वही कैलकुलेटर पे करना, पहले -3% करना तो एक वैल्यू आ जाएगा, उसके ऊपर +11% करोगे तो परचेस का वैल्यू आ जाएगा। $16,96,340 पॉइंट क्या आ रहा है? हाँ तो फिर 1 रुपया बढ़ाओ ना भाई। चलो 16,96,341, ठीक है, ये एक आइटम पहले लेस होएगा यहाँ से। दूसरा, और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आएगा, तो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। सो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये जो अमाउंट है वो है 87,500, ये भी लेस हो जाएगा। इसको लेस करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। चलो, व्हाट इज अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वी आर गेटिंग? 6,96,659। चलो, ये अपने को मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ विल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, which will be 6,96,659 divided by 24,80,500 into 100. ट्वेंटीज में कुछ आएगा, 28.08 के 09 है। हाँ तो 9 आएगा ना, 28.09%। मतलब इतना मार्जिन इंक्लूडेड है सेलिंग प्राइस के अंदर, ठीक है। कितना मार्जिन इंक्लूडेड है? 28.09%। दिस इज द मार्जिन इंक्लूडेड इन द सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी ये जो मार्जिन है इसको तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक के सेलिंग प्राइस में से माइनस करो तो क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा cost price of closing stock, which is equal to, what is the closing stock figure that is given to you? 2,35,000 minus 28.09%, तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। $2,00,000 989। हाँ बरोबर है ये। चलो इजी था ये, ठीक है। अभी सब इजी इजी हो गया, हाँ ठीक है। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है अभी। चलो, अभी जो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 से चालू होगा। 4, 5, 6, 7, 8 और एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। सो दिस मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट जहाँ पे तुम्हें अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो पहले समझो कि करना क्या है इसके अंदर। वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड स्टॉक रिकंसिलिएशन। चलो, बैंक रिकंसिलिएशन तो अपन ने देखा था, ठीक है। वैसे ही दिस इज व्हाट यू नो, दिस इज स्टॉक रिकंसिलिएशन, ठीक है। सपोज अगर ये तुम्हारा ईयर एंड है, ईयर एंड, एंड सपोज योर ईयर एंड जो है वो 31 मार्च को हो रहा है। क्या हो रहा है? 31 मार्च, ठीक है। तो अगर तुम्हें फाइनल अकाउंट्स बनाना है, यू विल रिक्वायर स्टॉक ऑन व्हाट इन ऑन 31 मार्च। ये डेट का अपने को वैल्यू चाहिए, ठीक है।
कैसा होता है मालूम है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज़ होता है। पहला, जो स्टॉक हमने बुक्स के अंदर जो भी हम लोग ने स्टोर्स लेजर जो भी हमने बनाया रहेगा, ठीक है, उसके अंदर एक स्टॉक का वैल्यू मिलता है अपने को, राइट। तो प्रैक्टिकली वो जो वैल्यू जो भी अपने को वो डॉक्यूमेंट में से मिलता है, उसके बाद हमें जाके गोडाउन में जाके चेक करना होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखा है, ठीक है, और एक्चुअली जो स्टॉक अपने पास पड़ा है ये दोनों सेम है कि नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक, ठीक है। वरना कैसा होएगा मालूम है, यू विल रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय बाय द स्टोर कीपर, ठीक है। स्टोर कीपर तो तुमको बताते रहेगा इतना स्टॉक है, इतना स्टॉक है, इतना स्टॉक है, पता चला गोडाउन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा स्टॉक साफ कर दिया रहेगा उसने, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा सब फ्रॉड ना हो इसके लिए स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन जब भी हम लोग करते हैं, सो वी हैव टू कंसल्ट टू थिंग्स। वी हैव टू कंसल्ट के तुम्हारे पास जो फिजिकली जो स्टॉक है गोडाउन में, और जो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो भी स्टॉक हमने रिकॉर्ड किया है, क्या ये दोनों का वैल्यू सेम है या फिर ये दोनों का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। ये अपने को वेरीफाई करना होता है, राइट। अच्छा, अभी इसके अंदर है ना, सपोज तुम्हारे ईयर एंड को 31 दिसंबर को यू विल बी हैविंग वन वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक, राइट। तो मुझे बताओ कि हम लोग ये फिजिकल वेरिफिकेशन जब भी करेंगे, ठीक है, तो ये कोई एक दिन का प्रोसेस है कि इसको थोड़ा टाइम लग सकता है? इसको टाइम लग सकता है, ठीक है। सो देर इज ऑब्वियसली, क्योंकि क्या होता है मालूम है, स्टॉक एक ही जगह पे है ये भी कंफर्म नहीं होता है। बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो बहुत अलग अलग जगह पे वो लोग का गोडाउन्स रहेगा, सब जगह पे जाके क्या करना पड़ेगा, स्टॉक वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या तो ईयर एंड के पहले स्टार्ट कर देता है या तो ईयर एंड के बाद करते हैं ठीक है। तो सपोज अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन ले रहा हूं जिसमें स्टॉक वेरिफिकेशन जो है वो लोग ने 15 मार्च को स्टार्ट कर दिया है। सो द स्टॉक वेरिफिकेशन हैज बीन स्टार्टेड ऑन 15 मार्च, राइट। तो क्या किया जाता है मालूम है, 15 मार्च को एक स्टॉक का वैल्यू जो अपने पास रहेगा उसके पास गोडाउन में जाके हम लोग चेक करते हैं कि ये वैल्यू और गोडाउन में जो भी स्टॉक है ये दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं है, राइट। सो डू यू थिंक दैट 15 मार्च को अगर सपोज स्टॉक का वैल्यू 5 लाख है, स्टॉक का वैल्यू कितना है, 5 लाख, ठीक है। तो ये 15 मार्च को जो स्टॉक का वैल्यू 5 लाख है, क्या हम फाइनल अकाउंट्स बनाने के टाइम पे सेम 5 लाख लेंगे? मतलब ये जो पीरियड होगा इसके बीच में और भी कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे कि 15 दिन का छुट्टी दे दिया जाएगा सब लोग को? होंगे ना, ऑब्वियसली देर आर गोइंग टू बी ट्रांजैक्शन बिटवीन दिस 15 डेज। तो क्या होता है मालूम है, ये लोग का स्टॉक वेरिफिकेशन जो है वो चालू होते रहता है और उसके बाद में देर आर ट्रांजैक्शंस बिटवीन 15 मार्च एंड 31 मार्च, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा कि 15 मार्च को 5 लाख रुपए का जो है ये स्टॉक अपने पास अवेलेबल है। देन वी विल बी गिवन फ्यू ट्रांजैक्शंस, विल बी गिवन फ्यू ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो ये दो डेट्स के बीच में रहेंगे। दैट मींस इट कैन बी बिटवीन बिटवीन 15 मार्च एंड 31 मार्च। देन दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च। ये अपने को कैलकुलेट करके दो, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू मूव फ्रॉम 5 lakhs दैट इज ऑन 15 मार्च towards towards our year end, that is that is 31 मार्च। और ये स्टॉक का वैल्यू कितना है ये अपने को कैलकुलेट करके देना है। वैसे टाइप के क्वेश्चंस अभी आएंगे, ठीक है। तो कैन यू थिंक कि ये जो दो डेट्स है इसके बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं नॉर्मली? परचेज, तो सबसे पहले इनके बीच में क्या क्या हो सकता है, पहले परचेज, ठीक है। फिर इसके बाद हो सकता है परचेज रिटर्न भी हो सकता है यहाँ पे। देन वी कैन हैव वी कैन हैव सेल्स, ठीक है, एंड वी कैन हैव सेल्स रिटर्न। ये नॉर्मल ट्रांजैक्शंस है। सो दीज आर द 4 नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो ये दो डेट्स के बीच में हो सकते हैं, राइट। तो सपोज अगर यहाँ पे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, अगर मैं ये सब का वैल्यू तुमको दूं, ठीक है, सो कैन यू गो फ्रॉम 5 lakhs दैट इज ऑन 15 मार्च से लेके 31 मार्च, क्या वैल्यू रहेगा ये एड लेस करके तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो इसमें। यस, राइट। सो यू शुड नो विच अमाउंट टू ऐड, विच अमाउंट टू टू डिडक्ट, ठीक है। सो कैन यू टेल मी, अगर सपोज यहाँ पे परचेज हुआ रहेगा 2 लाख का, तो इसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, बिकॉज परचेज ऑफ 2 lakhs विल इंक्रीज योर स्टॉक, इट विल इंक्रीज योर स्टॉक, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर परचेज इज बिटवीन द पीरियड इज गोइंग टू बी इट इज गोइंग टू बी एडेड। समझा ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है। सपोज इसमें परचेज रिटर्न हुआ रहेगा 50,000 का, तो क्या करोगे, लेस, क्योंकि परचेज रिटर्न हमने गुड्स रिटर्न कर दिया रहेगा, ठीक है। सो गुड्स रिटर्न विल बी रिड्यूसिंग योर स्टॉक, तो हमें ये जो है 50,000 इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज अगर यहां पे सेल्स हुआ है 6 लाख का,
6 नहीं 4 लेता हूँ, 4 लाख का यहाँ पे सेल्स हुआ है, ठीक है। और ये जो सेल्स है इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 3 लाख रुपीस। तो पहले ये बताओ कि सेल्स के वजह से स्टॉक बढ़ेगा कि स्टॉक कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब सेल्स को तो लेस करना है तुम लोग को, बिकॉज सेल्स विल रिड्यूस योर स्टॉक। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमें कितना लेस करना है स्टॉक कैलकुलेट करने के टाइम पे। आर यू गोइंग टू रिड्यूस द सेल्स एट सेलिंग प्राइस और सेल्स एट कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल? 3 लाख्स। तो ये 3 लाख अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें से लेस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सपोज इफ यू आर हैविंग सेल्स रिटर्न ऑफ 40,000, ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस है सपोज 30,000, तो मुझे बताओ सेल्स रिटर्न के वजह से क्या होएगा? तो गुड्स वापस आ जाएगा, दैट मीन्स दैट विल इंक्रीज योर व्हाट यू नो इंक्रीज योर स्टॉक, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या करेंगे? ऐड। लेकिन कौन से प्राइस पे ऐड करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, बिकॉज सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो गिवन टू अस इन व्हाट यू नो इन सेलिंग प्राइस। तो उसका कॉस्ट प्राइस निकाल के उसमें से क्या हम लोग एडजस्ट करेंगे? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो हैव यू अंडरस्टूड हमने क्या किया यहाँ पे? सो व्हाट विल बी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन इज, ये 5 लाख दिया रहेगा। ये 5 लाख जो है ये स्टॉक टेकिंग हुआ है। ये स्टॉक टेकिंग बिफोर द ईयर एंड है कि आफ्टर द ईयर एंड है? Before the year end, ठीक है। Now from before the year end you have to go towards what you know towards the year end to find out what you know find out what is the value of the closing stock, क्योंकि हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है 31st of what you know 31st of March। चलो यहाँ तक समझा, ठीक है। क्या ये रिवर्स सिचुएशन हो सकता है? बिकॉज समटाइम्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल डू दिस एक्टिविटी ऑन 15th of April। अब ये डेट जो है ये मैंने ऐसे ही फेंका हुआ है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट डेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसके पहले भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है, कोई भी डेट हो सकता है। सो 15th of April इज बिफोर द ईयर एंड कि आफ्टर द ईयर एंड? आफ्टर द ईयर एंड, ठीक है। तो आफ्टर द ईयर एंड का स्टॉक अगर सपोज 5 lakhs है, तो क्या हम लोग ये 5 lakhs को लेके फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे कि 31st of March का वैल्यू निकाल के फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे? 31st of March का वैल्यू निकाल के फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज आफ्टर द ईयर एंड है तो भी ट्रांजेक्शन तो सेम ही रहेंगे। सो वी विल हैव परचेज रिटर्न, सेल्स एंड व्हाट यू नो सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, ठीक है। सो नाउ कैन यू थिंक कि अगर ये आफ्टर द ईयर एंड रहेगा तो परचेज के साथ क्या होएगा? परचेज रिटर्न के साथ क्या होएगा? सेल्स के साथ क्या होएगा? सेल्स रिटर्न के साथ क्या होएगा? सब कुछ रिवर्स हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा स्टॉक बढ़ गया रहेगा। ये जो स्टॉक बढ़ गया रहेगा वो इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। अभी अगर हमें रिवर्स आना है तो जो जो ऐड हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे, ठीक है। सो परचेज विल बी व्हाट यू नो परचेज विल बी लेस, ठीक है। व्हाट अबाउट परचेज रिटर्न? ऐड। व्हाट अबाउट सेल्स? ऐड। व्हाट अबाउट सेल्स रिटर्न? लेस, ठीक है। तो ये अपने को एडजस्ट करके जो स्टॉक फाइंड आउट करना है 31st of March को, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक रिकंसिलिएशन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? स्टॉक रिकंसिलिएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करके समझेगा कि बिफोर द ईयर एंड वाला क्वेश्चन है या फिर आफ्टर द ईयर एंड वाला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंगली एडलेस करके वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन द ईयर एंड का डेट, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि बिफोर द ईयर एंड वाला क्वेश्चन है या फिर आफ्टर द ईयर एंड वाला क्वेश्चन। अकॉर्डिंगली वी हैव टू आइदर व्हाट यू नो गो फॉरवर्ड और वी हैव टू कम व्हाट यू नो कम बैकवर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन ईयर एंड, ठीक है। यू वांट टू नोट डाउन दिस? चलो इसको नोट डाउन करो। अभी इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स आएंगे, जो ट्रांजेक्शन डायरेक्टली क्वेश्चन में समझेंगे हम लोग, ठीक है। ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, इतना तो हर एक क्वेश्चन के अंदर रहेगा। ये हमने सेल और रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वो याद है तुम लोग को? सेल और रिटर्न वाला, सेल और रिटर्न बेसिस वाला याद है कि साफ हो गया है? हाँ हाँ, सेल ऑन अप्रूवल, सेल ऑन रिटर्न और बेसिस या अप्रूवल, वो हमने कुछ तो भी डिस्कस किया था, वो थोड़ा बहुत याद है। चलो ये नोट डाउन किया तुम लोग ने? चलो, वी हैव टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वन न्यू थिंग फॉर यू। वन इज समथिंग कॉल्ड एज फिजिकल स्टॉक, ठीक है, एंड अनदर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? ओनरशिप स्टॉक, राइट। व्हेन यू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑन 31st of March, ठीक है, पहले तो मेरे को ये बताओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से फिजिकल स्टॉक एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से ओनरशिप स्टॉक? ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, इसके अंदर पोजीशन का फर्क आएगा सबसे पहले तो, ठीक है। फिजिकल स्टॉक मतलब एक्चुअल स्टॉक जो तुम्हारे गोडाउन के अंदर अवेलेबल है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट यू नो, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ फिजिकल स्टॉक, ठीक है।
नाउ व्हाट इज ओनरशिप स्टॉक देन? देखो, जो गोडाउन में है तुम उसके ओनर हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, बराबर है? फिजिकली तुम्हारे पास है, बट यू मे बी द ओनर, यू मे नॉट बी द ओनर, ठीक है? तो यहाँ पे ओनरशिप स्टॉक का मतलब ये होता है कि जो स्टॉक जिसके तुम ओनर हो, दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यू हैव बिकम द ओनर ऑफ द व्हाट यू नो ऑफ द स्टॉक, राइट? जब भी हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, तभी जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं, इज दैट क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल स्टॉक और इट इज ओनरशिप स्टॉक? इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज व्हाट यू नो ओनरशिप स्टॉक, ठीक है? वो ही बेसिस पे अपने को क्या करना होता है, फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन करना होता है, ठीक है? देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी है ना, सपोज अगर तुम्हारे गोडाउन में 40,000 रुपीज का स्टॉक है, सो द स्टॉक इन द गोडाउन इज हाउ मच? 40,000। ये स्टॉक पूरा का पूरा तुम्हारा है, मतलब फिजिकली तुम्हारे पास है, ओनरशिप भी किसके पास है? ओनरशिप भी तुम्हारे पास है, ठीक है? तुमने है ना एक 10,000 रुपये का जो गुड्स है ना, वो सेल ऑन अप्रूवल पे बेचा है। कितने का? 10,000 का, ठीक है? और अभी तक इसका अप्रूवल आया नहीं है, मतलब कस्टमर ने अभी तक ये गुड्स को एक्सेप्ट किया हुआ नहीं है, राइट? सो कैन यू टेल मी, ये जो 10,000 का गुड्स है, ये फिजिकली किधर है? नहीं, हमने ये गुड्स भेजा है, ये कस्टमर के पास है, उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो ये गुड्स को रखने वाला है या फिर ये गुड्स को वापस करने वाला है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 10,000 जो है, ये फिजिकली किसके पास है? ये कस्टमर के पास है, ठीक है? लेकिन अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इसका ओनरशिप किसके पास रहेगा? हमारे पास रहेगा, बराबर है? व्हेन यू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, आर यू गोइंग टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स क्लोजिंग स्टॉक विथ 40,000 और विथ दिस 50,000? 50,000 आएगा ना, क्योंकि देखो तुम्हारा ओनरशिप एंड फिजिकली यू आर हैविंग स्टॉक ऑफ 40,000। तुम्हारा गुड्स जो है ये कस्टमर के पास पड़ा है, जिसका ओनरशिप किसके पास है? ओनरशिप अपने पास है। सो ओनरशिप बेसिस के बेसिस पे ये 10,000 हमारे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड होना चाहिए। सो व्हाट इज द ओनरशिप स्टॉक वी आर हैविंग इज व्हाट यू नो इज 50,000, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन व्हाट यू नो बिटवीन फिजिकल स्टॉक एंड व्हाट यू नो एंड द ओनरशिप स्टॉक, ठीक है? ओनरशिप का स्टॉक हमारे पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिजिकल स्टॉक के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो गुड्स है वो किसी और के गुड्स है, दैट मीन्स वी मे नॉट बी द ओनर ऑफ दोज पर्टिकुलर गुड्स, ठीक है? बट अगर तुम्हारे पास ओनरशिप आ गया है, देन इट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द ओनरशिप स्टॉक। लेकिन अगर वो फिजिकली तुम्हारे पास है, दैट मीन्स यू आर हैविंग दिस स्टॉक इन योर व्हाट यू नो इन योर गोडाउन, ठीक है? ये दो चीज खाली याद रखना, क्योंकि जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। First we'll go from 15th of March up to what you know up to 31st of March. 31st of March ko they will ask you that give us the physical stock value. Give us the physical stock value, or they can ask you give us the ओनरशिप स्टॉक वैल्यू, ठीक है? तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। सो स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 15th ऑफ मार्च, क्लोजिंग विल बी व्हाट यू नो 31st ऑफ मार्च। लेकिन 31st ऑफ मार्च को दे कैन आस्क यू फिजिकल स्टॉक ऑल्सो, दे कैन आस्क यू द ओनरशिप स्टॉक ऑल्सो। रिवर्स में भी ये सेम एप्लीकेबल होएगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेर इन फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल, व्हेन वी कम टू 31st ऑफ मार्च, दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट द फिजिकल स्टॉक और दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट द ओनरशिप स्टॉक, ठीक है? क्या ये क्लियर रहेगा आगे जाके? ओके, चलो नाउ विल कम टू वन क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, ये रिकंसिलेशन का क्वेश्चन अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है परचेज सेल कैसे हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली उसको ऐड और लेस करके हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है? चलो, फर्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पे कि राज लिमिटेड प्रिपेयर्ड देयर अकाउंट्स on financial year ended on 31st of March 2022. You tell me what is this 31st of March 2022? ये year end का डेट है। कौन सा डेट है ये? year end, ठीक है? Due to unavoidable circumstances, actual stock had been taken on 10th of April 2022. मेरे को बताओ, ये लोग ने गोडाउन में वेरिफिकेशन स्टार्ट कभी किया है? 10th अप्रैल को किया है, दैट इज आफ्टर दी व्हाट इन आफ्टर द ईयर एंड, ठीक है? तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है रिवर्सल फॉर्मेट में अपने को लेना पड़ेगा, ओके? नाउ जब ये लोग ने 10th ऑफ अप्रैल को स्टॉक टेकिंग किया, व्हेन इट वाज असर्टेन एट रुपीज हाउ मच? एट रुपीज 5 lakhs, ठीक है? तो तभी वैल्यू कितना था? 5 lakhs. इट हैज बीन फाउंड आउट दैट, फिर अपने को देखो ये सब ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, ठीक है? ट्रांजेक्शन नंबर 1 से लेके अपने को यहाँ पे 6 तक का अपने को ट्रांजेक्शन दिया है। दे आर टेलिंग दैट द ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है? कॉस्ट के ऊपर 25% है, राइट? सो हाउ डू यू रीड दिस? अगर ये कॉस्ट के ऊपर 25% मार्जिन है, मतलब हाँ, जीपी रेशियो किसके ऊपर है?
कॉस्ट के ऊपर. सो इन दिस मतलब इन दिस केस कॉस्ट प्राइस विल बी 100, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 25 एंड सेलिंग प्राइस विल बी 125. ठीक है, ये अपने को काम आएगा अगर अपने पास सेलिंग प्राइस रहेगा और कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये इक्वेशन अपने को काम आएगा. ठीक है, सो यू शुड अंडरस्टैंड 25% किसके ऊपर लिया हुआ है, 25% इज ऑन कॉस्ट. सो कॉस्ट इज द बेस, कॉस्ट प्राइस विल बी 100, प्रॉफिट विल बी 25, सो सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. 125 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, देन ascertain the value of the stock as on 31st of March 2022. ठीक है, तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है कि तुम्हें स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करना है. कौन से डेट का, 31st of March 2022. ओके, मैं और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हमें फिजिकल स्टॉक का कैलकुलेशन करना है कि ओनरशिप स्टॉक का कैलकुलेशन? कुछ भी नहीं बोला रहेगा, मतलब इट इज ओनरशिप बेसिस. ठीक है, if they want you to calculate the physical stock they will write that you calculate which stock, physical stock. ठीक है, otherwise it is always what, you know, always a ownership stock. ठीक है, चलो, तो ये अभी अपने को पता चल गया. स्टार्टिंग पॉइंट 10th of April है एंड वी हैव टू कम बैक टू व्हाट, यू नो, 31st of March. पहला जो 2 पॉइंट है, ठीक है, वो खाली इंफॉर्मेशन है, मैं रीड करता हूँ. सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच and written inwards in the written inward book on the day the goods are received back. ठीक है, जिस दिन को गुड्स आएगा उस दिन को ये रिकॉर्ड किया जाएगा सेल्स रिटर्न के अंदर. ठीक है, सेल्स के अंदर रिकॉर्डिंग कभी हो रहा है, ऑन द सेम डे ऑफ व्हाट, इन ऑफ डिस्पैच. मतलब आज अगर गुड्स भेजा तो इमीडिएटली इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एज व्हाट, इन रिकॉर्डेड एज सेल्स. फिर बोला है कि परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक ऑन द डे द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड. ठीक है, तो जिस दिन इनवॉइस मिलेगा उस दिन ये लोग एंट्री पास करते हैं इन व्हाट, यू नो, इन परचेजेस. ओके, अभी यहां से तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट होएगा. दैट इज फ्रॉम पॉइंट नंबर व्हाट, यू नो, पॉइंट नंबर 3. अभी पॉइंट नंबर 3 में क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि सेल्स बिटवीन 1st April टू 9th April अमाउंटेड टू 80,000 एज पर द सेल्स डे बुक. ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये इंफॉर्मेशन कौन से डेट से कौन से डेट के बीच का है, 1st से 9. ठीक है, हम 10th से 31st पे आ रहे हैं. ठीक है, तो मुझे बताओ ये सेल्स के वजह से क्या हुआ रहेगा, ये स्टॉक कम हो गया रहेगा. अगर हमें रिवर्स आना है तो सेल्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड. लेकिन कौन से प्राइस पे ऐड करेंगे, कॉस्ट प्राइस. क्या ये 80,000 कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो इसका पहले क्या निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस, फिर हम लोग उसको क्या कर देंगे, उसको ऐड करेंगे. ठीक है, कैन यू कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस? देखो, एक बार तुमने ये कैलकुलेट कर लिया ना, फिर कैलकुलेटर पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, सो टू टेक 80,000 इज 125. सो 80,000 डिवाइडेड बाय 125 इनटू क्या करना है, इनटू 100 विल गिव यू व्हाट, यू नो, विल गिव यू द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, अच्छा, जो मैंने बोला वो कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. देखो इधर कॉस्ट प्राइस में जीपी ऐड करके सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया है. कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, जीपी 25 है, सेलिंग प्राइस 125 है. अभी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ 80,000 का. सो कैन वी कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? हेलो, बराबर है. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करेगा, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100. सो कितना आ रहा है तुमको, 64,000. ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन कितना ऐड करोगे, 64,000 का एडिशन होएगा. चलो समझाइए. हाँ, तो इसमें कोई वर्किंग नहीं करना है, इसमें खाली सोचना पड़ेगा, ऐड होएगा, लेस होएगा. ठीक है, ये पूरा गेम उसी का है इसमें. ठीक है, सो पॉइंट नंबर 3 में जो 64,000 है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे. चलो सेकेंड वाला रीड करो और मेरे को बताओ क्या करोगे उसका. सेकेंड वाला मतलब इसमें 4th पॉइंट है, फ्री सैंपल्स. ठीक है, फ्री सैंपल्स फॉर गुड्स फॉर द बिजनेस प्रमोशन इशूड ड्यूरिंग 1st April 2022 to 9th April 2022 अमाउंटेड टू 16,000 एट कॉस्ट बोला है. ठीक है, मतलब जो 16,000 है ये कौन सा प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है. ठीक है, अभी मुझे बताओ ये 16,000 का क्या होगा, क्यों ऐड होएगा, क्योंकि 1st और 9th के बीच में स्टॉक कम हो गया रहेगा तुम्हारा. अगर हमें रिवर्स आना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस 16,000 विल बी व्हाट, यू नो, विल बी ऐड. ये कॉस्ट प्राइस ही है. एक मिनट बेटा. हाँ
हाँ, सो गुड्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, ठीक है, आर नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज व्हाट यू नो एज कॉस्ट प्राइस, तो अपन उसको कॉस्ट प्राइस मानते थे, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे सेल्स लिखा रहेगा तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो फिफ्थ वाले में क्या करोगे बताओ। 40 लेस होएगा, मैं रीड करता हूँ, देखो। परचेजेज ड्यूरिंग 1 April 2022 to 9 April 2022 अमाउंटेड टू 40,000, मतलब परचेज कितने का किया है 40,000। सपोज इतना ही स्टेटमेंट है, इतना ही स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियस बात है ये 40,000 जो है ये 5 लाख के अंदर इंक्लूड हो गया रहेगा, ठीक है। तो अगर हमें रिवर्स आना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये परचेज को लेस करना पड़ेगा। कितना लेस करते थे हम लोग 40,000, लेकिन आगे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। ये लोग बोल रहे हैं बट गुड्स अमाउंट्स टू 8,000 इज नॉट रिसीव्ड टिल द डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग। नहीं, ये जो 5 लाख जब ये लोग ने कैलकुलेट किया है, ये स्टॉक टेकिंग किया है 5 लाख का, तो जब ये 5 लाख का स्टॉक टेकिंग किया है तो कितने का गुड्स मिला है जो ये स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड है? क्या पूरा 40,000 का स्टॉक इंक्लूडेड है? मेरा क्वेश्चन ये है। देख, दो अलग अलग चीज होता है, सुनो इधर तुम लोग। परचेज का एंट्री कभी पास होएगा, दैट इज डिफरेंट, एंड स्टॉक कभी रिकॉर्ड होएगा, दैट इज डिफरेंट। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऊपर जो पहला और जो सेकंड पॉइंट दिया है ना, ये स्टॉक के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट व्हेन द एंट्री विल बी पास्ड एज सेल्स, व्हेन द एंट्री विल बी पास्ड एज व्हाट यू नो पास्ड एज परचेजेस। तो परचेज में कभी रिकॉर्ड होएगा और सेल्स में कभी रिकॉर्ड होएगा, तभी का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। स्टॉक में क्या हुआ है अंडरस्टैंड। देखो ये जो डेट है ना यहाँ पे, ये 31 मार्च है। ये लोग ने स्टॉक टेकिंग कभी किया है 10 अप्रैल, ठीक है। ये बीच में जब ये लोग ने परचेज किया है, कितने का परचेज किया हुआ है 40,000। सपोज कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो ये 40,000 हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। अब ये लोग ने बोला कि परचेज तो 40,000 का किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें से 8,000 का गुड्स तो मिला ही नहीं है जिस दिन हमने ये स्टॉक टेकिंग किया तभी। देखो वापस इंग्लिश में लिखा हुआ है कि बट द गुड्स अमाउंटिंग टू 8,000 नॉट रिसीव टिल द डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग। मतलब क्या ये 8,000 रुपया ये जो 5 लाख है उसके अंदर इंक्लूडेड है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये गुड्स अपने को अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। नाउ बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर 5 lakhs, ठीक है, तो ये 8,000 को अलग से एडजस्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है, बराबर है। अगर पूरा का पूरा 40,000 परचेज रहेगा, पूरा का पूरा 40,000 मिल गया रहेगा, तो ये 5 lakhs के अंदर इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन हमने गुड्स तो परचेज तो हमने कितने का किया 40,000, लेकिन गुड्स आया कितना है खाली 32,000 का। तो जब हम ये 5 लाख का जब स्टॉक गिन रहे थे तो उसके अंदर कितना इंक्लूडेड रहेगा, खाली 32,000, ठीक है। तो हमें 8,000 को एडजस्ट नहीं करना है, मतलब पूरा का पूरा 40,000 एडजस्ट नहीं होएगा। इट विल बी 40 माइनस व्हाट यू नो 40 माइनस 8, राइट। सो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे 32,000 ओनली। कितना एडजस्ट होएगा 32,000, ठीक है। तो 32,000 ऐड है कि लेस है भाई? लेस। कौन सा वाला? फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं, वो उसका रेलिवेंस होएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है उसका रेलिवेंस। अगर ये लोग ने बोला है कि परचेज का एंट्री पास कर दिया है, ठीक है, मतलब ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वे से फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट यूज होने वाला है। तो दो चीज़ होता है। सपोज ओनरशिप बेसिस का हम लोग बात करेंगे, ये लोग बोल रहे हैं कि परचेज का एंट्री जिस दिन इनवॉइस मिला तभी पास होएगा, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस टू थिंग्स। हमने 40,000 का परचेज किया, इनवॉइस मिल गया, तो क्या ये तुम्हारे परचेज के अंदर आ जाएगा? आ जाएगा, बराबर है। सो परचेज के अंदर आ गया, जैसे इनवॉइस मिला, जैसे तुमने परचेज का एंट्री पास किया, आर यू द ओनर ऑफ द गुड्स? आंसर इज येस, ठीक है। तो ये ऐड होना चाहिए था, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा पूरा का पूरा 40,000, ठीक है। लेकिन सपोज ये लोग ने ये वाला स्टेटमेंट नहीं दिया रहेगा और अगर हमने परचेज किया रहेगा तो 40,000 का जो परचेज है उसका एंट्री कभी पास होएगा? व्हेन यू विल रिसीव द गुड्स, तभी हम लोग उसका एंट्री पास करेंगे। तो जब भी 40,000 मिलेगा तभी परचेज में भी आएगा और स्टॉक में भी आ जाएगा, ठीक है। वो इसका रेलिवेंस है यहाँ पे। समझा ये स्टेटमेंट का मतलब, ठीक है। चलो ये तुमको ये समझा कि इसमें 32 ही एडजस्ट होएगा, क्योंकि 5 लाख के अंदर कितना है 32, ठीक है। तो एडजस्ट करने के टाइम पे एडजस्ट कितना करेंगे हम लोग? 32 ही एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलो लास्ट वाला बताओ मुझे। फिल्टर कॉफी मैं पिलाऊंगा लास्ट वाले का आंसर आया तो। दो ही आंसर है, या तो ऐड है तो लेस होने वाला है। हाँ, भी ऐसा मत करना आधा जन ऐड बोल रहा है आधा जन लेस बोल रहा है,
किसी को तो पार्टी मिल जाएगा। चलो क्या होएगा ये, ऐड, क्यों? हाँ देखो, इनवॉइस इज फॉर गुड्स परचेज अमाउंटिंग टू 80,000 वेयर एंटर्ड ऑन व्हाट इन ऑन 28th ऑफ मार्च, ठीक है, 2022, बट द गुड्स वेयर नॉट इंक्लूडेड इन दी व्हाट यू नो इन द स्टॉक, ठीक है। देखो तुम्हें ना अपने आप को एक क्वेश्चन करना है, क्या 31st ऑफ मार्च को हम ये गुड्स के ओनर है कि नहीं है, बराबर है। क्या ये अगर हम ओनर है तो क्या ये हमारे स्टॉक में इंक्लूडेड है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज ऑन ओनरशिप बेसिस यू आर द ओनर, यू हैव टू इंक्लूड दिस पर्टिकुलर 80,000 इन योर स्टॉक, ठीक है। तो ये 80,000 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। चलो तो सबको फिल्टर कॉफी दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ये 80,000 विल बी व्हाट यू नो विल बी ऐड। क्या हुआ? जाएंगे मणिज में जाएंगे, आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके पहले ब्रेक में। हाँ संडे लेक्चर है, टेस्ट है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, लॉ का टेस्ट है ना। हाँ अच्छा, संडे को ही पीना है ऐसे। ये चलो समझा इसके अंदर क्या हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना बहुत फटाफट सॉल्व होते हैं, लेकिन थिंकिंग में थोड़ा टाइम जाएगा इसके अंदर। यू टू दे विल प्ले विद द वर्ड्स इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 वाला कर लिया ना अपने, 8 और मेरे ख्याल से 10th वाला है, 9th वाला किया है। तो इतने क्वेश्चंस में अपने को जो है बहुत झगड़ा करना है, ठीक है, अबाउट ऐड एंड व्हाट यू नो ऐड एंड लेस, ठीक है। चलो अभी ऐड लेस लिख दो यहाँ पे, इसका प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कैसा होएगा। अभी इसका कोई वर्किंग कुछ नहीं है, खाली वर्किंग कभी आएगा मालूम है, अगर तुम्हें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, किसमें से, सेलिंग प्राइस, तो वो मैं स्टेटमेंट में बता दूंगा कैसे करना है वो। चलो वैल्यू ऑफ द स्टॉक एज ऑन 31st March 2022, ये इसका हेडिंग आएगा। चलो इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट, बस। अच्छा BRS में अपन कैसे करते थे, पहले ऐड फिर लेस, इधर ऐसा कुछ नहीं करने का है। इधर पहले ऐड आया तो ऐड लिख देगा, लेस आया तो लेस, कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो। हम लोग जाएंगे पॉइंट्स के ऑर्डर में। तो ऐड आया तो ऐड लिख देना, लेस हुआ तो लेस लिख देना। अभी की जमानो so value of the stock as on 10th of April 2022 कितना दिया है ये, 5 lakhs। चलो पहला वाला क्या था, पॉइंट नंबर 3 है, दैट इज व्हाट यू नो दैट इज ऐड, ठीक है। ऐड तो यहाँ पे लिखने का ऐड सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड एट कॉस्ट प्राइस। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड एट व्हाट यू नो एट दी कॉस्ट प्राइस। क्या कॉस्ट प्राइस तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि तुमने कैलकुलेट किया है? हमारे क्वेश्चन में तो नहीं है बेटा, हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। हाँ तो ये 64,000 हमने कैलकुलेट किया है, तो ये 64,000 का वर्किंग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखा देने का। सो 80,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 64,000। जो जो तुम कैलकुलेट करोगे वो तुम्हें वहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। चलो ये हो गया फर्स्ट। फिर फ्री सैंपल्स जो है ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा ऐड फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द पीरियड एट कॉस्ट प्राइस। अभी ये हमारे में दिया है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, तो इसमें कोई वर्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 16,000
लेस purchases during the period 40,000 माइनस 8,000, तो कितना एडजस्ट होएगा? खाली 32,000। चलो समझा, इधर तक समझा? ठीक है। फिर लास्ट वाला क्या आइटम था भाई अपना? 80,000। ठीक है, अभी 80,000 कॉस्ट प्राइस है कि क्या है ये? चलो परचेज ही है ना, और परचेज का डायरेक्टली क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस। तो इसमें भी कोई वर्किंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे तुमको लिखना है बिफोर 31 मार्च 2022 not included in the stock। चलो हो गया। इसका जो टोटल आएगा, दिस इज अ वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022। चलो, तो अभी हम जो भी ये इसके जितने भी क्वेश्चंस है, सब में शब्दों का भारी भरकम उपयोग किया रहेगा। हमें फाइंड आउट करना है इसमें से हम बरोबर कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन का यही प्रॉब्लम है खाली। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर रहा हूँ। आई विल गिव यू 5-10 मिनट्स, यू कैन ट्राई दिस। ठीक है, देखो पहले लास्ट में पढ़ते हैं। लास्ट में क्या बोला है? असर्टन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। हाँ, मतलब तुम्हारे पास कितना स्टॉक है गोडाउन में, ये फिजिकली उसका कैलकुलेशन पूछा गया है। ठीक है, नाउ एक्स whose closing नहीं, who closes his books on 31st of March 2022 failed to take the actual stock which it did only on 9th of April 2022। मेरे को तो बिफोर द ईयर एंड, आफ्टर द ईयर एंड, आफ्टर द ईयर एंड, रिवर्स आने का है इसके अंदर। ठीक है, when it was ascertained by him to be worth rupees 2,50,000। ठीक है, तभी 2.5 लाख था। It was found that the sales were entered in the sales book on the same day of dispatch and the return inward in the return book as and when the goods are received back। Purchase were entered in the purchase day book once the invoices are received। फिर हमें दिया हुआ यहाँ से transactions। It was found that the sales between 31st of March 2022 and 9/4/2022 as per the sales day book are 17,200। ये पूरे ट्रांजेक्शन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ट्रांजेक्शन है। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन है परचेज बिटवीन 31/3/2022 एंड 9/4/2022 एज पर द परचेज डे बुक आर 1,200। आउट ऑफ दिस गुड्स अमाउंटिंग टू 500 वेर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। Goods invoiced during the month of March 2022 but goods received only on 4th of April 2022 amounted to 1,000। ये एक ट्रांजेक्शन है। कितने ट्रांजेक्शन हुए अभी तक? 3 ही ट्रांजेक्शन है। मतलब ऐसा क्वेश्चन लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन ट्रांजेक्शन खाली कितने हैं? 3 है। ठीक है, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.1/3% ऑन कॉस्ट। माइनस नहीं हो, डैश है वो। सो 33.1/3% ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस 100, जीपी इज 33.33। पूरा कैलकुलेटर पे आएगा 33.33333 ऐसा। सो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? 133.33333 ऐसा पूरा आएगा। ठीक है, अभी तुम लोग है ना पूरा लेके करो, फिर मैं इसमें तुमको एक आध शॉर्टकट में तुमको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इसको अपन जो है दूसरे वे से यूज़ कर सकते हैं वो। ठीक है, चलो तो पहले मेरे को ये 3 चीज़ का जो है मेरे को फाइनल करके दो। फाइनल आउटपुट याद रखना, फिजिकल स्टॉक पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा है। मतलब 31 तारीख को तुम्हारे पास फिजिकली कितना गुड्स है ये कैलकुलेट करके देना है अपने को। सबको सेम है 2,61,200। चलो, मतलब एक ही जन सॉल्व कर रहा है और सब हाँ 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 कर रहे हो, उसको ऐसा किया तुम लोग ने? नहीं ना। हाँ, तो सब लोग को सेम आंसर है 261,200। ठीक है, करेक्ट आंसर है। अभी बताओ पहले 17,200 का क्या किया?
3333 पूरा किया, ठीक है। चलो तो इसका कॉस्ट प्राइस मिला रहेगा तुम लोग को, ठीक है। वो कॉस्ट प्राइस को क्या किया, ऐड किया, लेस किया, ठीक है। फिर ये जो 1200 है उसमें से 500 एडजस्ट किया तुम लोग ने, ठीक है। तो कितना आएगा 700, तो 700 को क्या किया तुम लोग ने, लेस, ठीक है। और ये जो 1000 है उसको क्या किया, लेस, क्योंकि 31st को ही अपने पास ये स्टॉक अवेलेबल नहीं था, ठीक है। चलो तो आंसर इज 2,61,200, राइट। अच्छा, अभी ये जो है ना यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्या तुम लोग पहले ये इन्फॉर्मेशन से कंफर्टेबल हो, पहले ये बताओ। यू वांट टू लर्न अनदर सम मेथड्स जिससे थोड़ा सा स्लाइटली इजी हो जाए, ऐसा कुछ करना है कि दिस विल बी कंफर्टेबल, जब भी आएगा तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लोगे। हाँ, मैं सेकेंड मेथड में, हाँ मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अपन डिस्कस करें सो दैट अगर ऐसा कुछ अप्लाई करना है तो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन के अंदर मुझे बताओ, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, 100, ठीक है। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, पूरा आएगा, तो सेलिंग प्राइस मैं बोलूँगा 133.33333 पूरा आएगा ये, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें बोला है कि GP इज इक्वल टू 33 1/3 बोला है ना, तो 1/3 करोगे तो 0.333 ऐसा आता है, ठीक है। सो इट इज 33.3333 पूरा परसेंटेज ऑन व्हाट, कॉस्ट। ये क्वेश्चन में ऐसा दिया है, तो पहले चेक करने का ये परसेंटेज किसके ऊपर दिया है, तो ये परसेंटेज दिया हुआ है ऑन व्हाट, ऑन कॉस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम लोग इसको ये डब्बे में डालते हैं ऐसा, तो अपने को पता चलता है कि कॉस्ट 100 है और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है 33.33, सेलिंग प्राइस इज 133.33, ठीक है। तो ये जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन विद व्हाट, विद द सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो व्हाट इज 33, मतलब व्हाट इज 33.3333% ऑन कॉस्ट विल हैव सम रिलेशन विद व्हाट, विद द सेल्स ऑल्सो। तो इसका रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, तो तुम लोग कैलकुलेटर पे लो, 33.33333 पूरा लो, डिवाइडेड बाय 133.33333 पूरा इंटू 100 करो, 25% आएगा, बराबर है। सो इट इज व्हाट परसेंटेज, 25। सो कैन आई से दैट 33.3333% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 25% ऑन सेलिंग प्राइस, दैट इज ऑन व्हाट, ऑन सेल्स, ठीक है। अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, चेक करो जरा, 17,200। क्या हम ये 17,200 में से अभी 25% डायरेक्टली उड़ा सकते हैं, ठीक है। सो 17,200 माइनस 25% अगर तुम करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। अरे समझा क्या, ठीक है। सो इज दिस ऑल्सो कंफर्टेबल टू यू, हाँ ठीक है। चलो और एक सिचुएशन दूं मैं, हाँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था जरा बताओ मुझे। 25% ऑन व्हाट, कॉस्ट। तो उसके पहले का जो डब्बा था दैट वाज कॉस्ट प्राइस, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट 100 था, ये 25 था, तो ये 125 आएगा। अभी इसमें कैसा रिलेशन आएगा, सो 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 20% ऑन व्हाट, ऑन सेल्स, ठीक है। दोनों सेम आएगा, ठीक है। सो इट इज 20% ऑन सेल्स। अच्छा 20% कैसे मिला, तो 25 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 125 इंटू 100। चलो ये भी कंफर्टेबल है, ठीक है। अच्छा अभी इसको हम लोग है ना फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, किस में ले सकते हैं हम लोग, फ्रैक्शन। अच्छा फ्रैक्शन में लिखोगे तो दिस इज 1/3 ऑन द कॉस्ट प्राइस विच विल बी इक्वल टू 1/4 ऑन द सेलिंग प्राइस। अरे हाँ चलो, दिस विल बी 1/4 ऑन द कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा बताओ चलो, 1/2 ऑन कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 1/3 ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा फिर 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। 1/9 ऑन कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 1/10 ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी जो दिया है वो सब एकदम इजी दिया हुआ है, जो अपने को डायरेक्टली समझता है। सपोज कभी 1/9 ऐसा कुछ अपने को दे दिया रहेगा तो क्या ये तुमको कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे देखो 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो सबसे सिंपल तरीका है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने का, ठीक है। दैट इज द मोस्ट व्हाट यू नो मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। दूसरा, वी कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग इन व्हाट यू नो इन परसेंटेज, कॉस्ट के ऊपर अलग परसेंटेज है, सेलिंग प्राइस के ऊपर अलग परसेंटेज है। तीसरा जो हम लोग कर सकते हो, फ्रैक्शन वाला कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग ने यहाँ पे किया, फ्रैक्शन भी एप्लीकेबल होएगा। सो इट विल बी व्हाट यू नो, इट विल बी वन एंड दी सेम। हैव यू अंडरस्टूड ऑल द कैलकुलेशंस? ठीक है, इसमें से कुछ नोट डाउन करना है कि आगे बढ़े? आगे बढ़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6। ये तुम लोग ने क्या वो स्टेटमेंट वेटमेंट लिखा, ऐसा सब किया पूरा? अच्छा, ठीक है। तो एकदम नहीं, मतलब नहीं लिखोगे तो चलेगा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। घर पे लिखोगे तो चलता था ऐसा, ठीक है। अभी लिख लिया तो ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन में क्या करना है? लिखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। बहुत आगे बढ़ेगा लाइफ में, हाँ। चलो, अ ट्रेडर prepared his accounts on 31st of March every year due to some unavoidable reasons. No stock taking would be possible till 15th of April 2022. बोलो, before the year end, after the year end? After the year end. रिवर्स आना है इसके अंदर, ठीक है। So it was not possible till 15th of April 2022, on which date to the total cost of goods in his godown came to how much? 50,000. The following facts were established between 31st of March and 15th of April 2022. सेल्स है, परचेज है, सेल्स रिटर्न है, ठीक है। ये 3 ट्रांजेक्शन तो बहुत सिंपल है, ठीक है। 4 ट्रांजेक्शन के अंदर दिया हुआ है। ऑन 15th of March, goods of the sale value of 10,000 were sent on sale or return basis to a customer. The period of approval being 4 weeks. ठीक है। He returned 40% of the goods on 10th of April, approving the rest. The customer was billed on 16th of April. ठीक है, ये ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर 5th वाले में बोला है, द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस. 20% of the goods had been sold by 31st of March and another 50% by by 15th April. These sales are not included in the above sales. ठीक है, अभी ये पॉइंट तुम्हारे लिए नया है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज कंसाइनमेंट. ठीक है, तो मैं कंसाइनमेंट का मतलब तुमको समझाऊंगा तो तुमको समझ जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या होता है वो. ठीक है, क्या तुमने ये कभी किया हुआ है कंसाइनमेंट? कहाँ पे था? बैफ में था. ठीक है, उसमें तो पूरा टॉपिक है. पहले फाउंडेशन में कंसाइनमेंट करके एक टॉपिक हुआ करता था जो लोग ने स्क्रैप कर दिया है. ठीक है, लेकिन उसको रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स है. ठीक है, सो विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसाइनमेंट. पूरा चैप्टर नहीं सिखाऊंगा, खाली समझाऊंगा कि होता क्या है वो. ठीक है, देन द गुड्स आर सोल्ड टू द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन व्हाट ऑन सेल्स. ठीक है, मेरे को बताओ यहाँ पे कोई इनोवेशन करने का जरूरत है कि डायरेक्टली सेल्स के ऊपर परसेंटेज है? डायरेक्टली सेल्स के ऊपर है. ठीक है, तो कुछ इनोवेशन करने का जरूरत नहीं है. जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें से डायरेक्टली कितना उड़ा देंगे? 20%. ठीक है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2022. राइट. अच्छा, कौन सा इन्वेंट्री निकालना है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बोला है. फिजिकल की ओनरशिप कुछ भी नहीं बोला है. लास्ट क्वेश्चन में फिजिकल बोला था, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है. मतलब ओनरशिप बेसिस का स्टॉक अपने को कैलकुलेट करके देना है. ठीक है, चलो नाउ अंडरस्टैंड. देखो कंसाइनमेंट क्या होता है. कंसाइनमेंट में दो पार्टीज होती है. एक होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है एजेंट. जो तुम्हारे लॉ में सब लैंग्वेज यूज हुआ रहेगा, प्रिंसिपल, एजेंट, ये हो. ठीक है, तो कंसाइनमेंट में दो पार्टीज होती है. हाउ मेनी पार्टीज आर देयर? देयर आर 2 पार्टीज. ठीक है, वन इज प्रिंसिपल, वन इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल, अनदर इज कॉल्ड एज व्हाट? एजेंट. ठीक है, ये चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो इसको बोला जाता है कंसाइनर. क्या बोलेंगे इसको? कंसाइनर. ठीक है, एंड एजेंट विल बी कॉल्ड एज कंसाइनी. ठीक है, क्या होता है कंसाइनमेंट में? अंडरस्टैंड. कंसाइनर है ना, कंसाइनर, ठीक है, ये गुड्स को परचेज करेगा. ये क्या करेगा? गुड्स को परचेज. ठीक है, ही इज अ प्रिंसिपल, पूरा का पूरा ओनरशिप उसी के पास रहेगा. ठीक है, उसको क्या करना है? उसने एजेंट को अपॉइंट किया है. किसको अपॉइंट किया है? एजेंट. ठीक है,
और एजेंट ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को क्या करने वाला है, सेल करेगा, ठीक है। ये गुड्स को बेचने के लिए एजेंट को कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ एजेंट का कोई भी अथॉरिटी है गुड्स के ऊपर कि ही इज ओनली अ मीडिएटर ओवर हियर, मीडिएटर, उसका एक ही रोल है, उसको जो जो गुड्स मिलेगा ठीक है वो गुड्स उसको बेचना है और उसको खाली कमीशन कमाने का है। दैट इज द ओनली एक्टिविटी विथ व्हाट यू नो विद द एजेंट, ठीक है। पूरा का पूरा ओनरशिप किसके पास रहेगा, प्रिंसिपल के पास, ठीक है। तो अगर सपोज प्रिंसिपल ने एजेंट को 10 लाख रुपए का गुड्स भेजा है, ठीक है, तो मुझे बताओ हु इज द ओनर ऑफ दिस 10 लाख रुपीज ऑफ गुड्स, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल इज द ओनर, ठीक है। फिजिकली गुड्स किसके पास रहेगा, एजेंट के पास, ठीक है, बट ओनरशिप किसके पास रहेगा, प्रिंसिपल, ठीक है। सपोज ये सिचुएशन में प्रिंसिपल को फाइनल अकाउंट्स अभी प्रिपेयर करना है, उसके गोडाउन में 5 लाख रुपए का गुड्स है, उसके गोडाउन में 5 लाख का गुड्स है, ठीक है। नाउ इफ ही वांट्स टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, एजेंट ने इसमें से कोई भी गुड्स को बेचा नहीं है, ठीक है। सो कैन यू टेल मी कि उसको स्टॉक कितना लेना चाहिए उसके फाइनल अकाउंट्स में, 15 लाख पूरा लेना चाहिए, बराबर है, क्योंकि 5 लाख उसके पास है और 10 लाख का ओनरशिप है जो फिजिकली उसके पास नहीं है, बट इट इज देयर विद दी व्हाट यू नो विद दी एजेंट, राइट। बट आई एम हैविंग द ओनरशिप ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज हाउ मच, गुड्स वर्थ रुपीज व्हाट यू नो, गुड्स वर्थ रुपीज 15 लाख, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट में 15 लाख आएगा, ठीक है। सपोज ये एजेंट के पास ये 10 लाख का गुड्स आया और ये 10 लाख, ये पूरा मैं कॉस्ट प्राइस का ही बात कर रहा हूँ, इसमें से 10 लाख में से सपोज उसने 7 लाख का गुड्स को सेल कर दिया है, क्या कर दिया है, सेल, ठीक है। अभी बाकी का जो 3 लाख का जो गुड्स है ये अभी भी एजेंट के पास है, ठीक है। ये सिचुएशन में अगर सपोज प्रिंसिपल को फाइनल अकाउंट्स बनाना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ही शुड बी टेकिंग, चलो कितना आएगा, 8 लाख, ठीक है। अच्छा व्हाट विल बी दिस 8 लाख, 5 लाख जो उसके पास है और 3 लाख का स्टॉक ये किसके पास पड़ा है, ये कंसाइनी के पास पड़ा है, ठीक है। तो जब भी ओनरशिप बेसिस का स्टॉक कैलकुलेट करना है तो जितना भी गुड्स कंसाइनी के पास बचा रहेगा वो पूरा का पूरा हमको हमारे स्टॉक के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरे मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट, क्या बोलेंगे इसको, कंसाइनमेंट, ठीक है। अभी ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन है ना, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, 1 2 3 4 तुम लोग सोचोगे, ठीक है। देखो लास्ट ट्रांजैक्शन में ऐसा बोला है कि द ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव्ड द गुड्स, अंडरलाइन करो, रिसीव्ड गुड्स, और कॉस्टिंग 8000 दिया हुआ है, मतलब हमको जो गुड्स मिला है ये उसका कॉस्ट प्राइस है, कौन सा प्राइस है, ये उसका कॉस्ट प्राइस, इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट, मतलब किसी ने हमें गुड्स बेचा, मतलब भेजा है और हम उसके बिहाफ पे ये गुड्स को क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हम इसके अंदर कंसाइनर है कि कंसाइनी है, कंसाइनी है, वी आर द एजेंट ओवर हियर, ठीक है। अच्छा क्योंकि हमें ये गुड्स मिला है बेचने के लिए, ये समझा ये, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि अगर मैं फाइनल अकाउंट्स बनाता हूं तो क्या ये 8000 का गुड्स मेरा है कि किसी और का है, किसी और का, तो क्या ये 8000 का गुड्स मुझे मेरे स्टॉक में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ठीक है। द ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट, 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31st ऑफ मार्च, तो इसमें से हमने अगर 20% बेच दिया है तो 20% तो ऑटोमेटिकली अपने स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सेल हो गया रहेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द 20% वैल्यू ऑफ दिस 8000, देखो 8000 का गुड्स कॉस्ट प्राइस अपने को मिला है, ठीक है, इसमें से 20% इज व्हाट यू नो इज सोल्ड। अच्छा इसका डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इट इज सोल्ड बाय व्हाट, मार्च, कितना आएगा ये 1600, ठीक है। अब मुझे बताओ अभी भी अपने पास कितने रुपीस का गुड्स है, 6400 का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर, एंड अनदर 50% बाय व्हाट यू नो, बाय 15th ऑफ अप्रैल, हमने जो स्टॉक टेकिंग किया है ये कौन से डेट को किया हुआ है, 15th अप्रैल को किया है, ठीक है। अनदर 50% मतलब क्या, नहीं किसका 50%, हाँ अभी देखो ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स में गड़बड़ हो जाएगा। अनदर 50% इज ऑलवेज ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, बैलेंस का 50% रहेगा तो लिखा रहेगा बैलेंस का 50%, ठीक है। तो ये जो है 50% इज अनदर 50% मीन्स ओरिजिनल वैल्यू का 50%, ठीक है। सो ओरिजिनल वैल्यू का 50% कम्स टू हाउ मच, तो 50% और गया, ठीक है। कब भी बेचा है उसने, बाय 15th अप्रैल, ठीक है। तो इसका 50% कितना आएगा 4000, ठीक है।
व्हाट इज अ बैलेंस? 2400, ये बैलेंस है, ठीक है। चलो, नाउ दिस वर नॉट इंक्लूडेड इन द अबाउ सेल्स, राइट। अभी मुझे बताओ कि इसके अंदर पूरा जो ट्रांजैक्शन है उसमें हम लोग क्या करेंगे। ये हमारा गुड्स नहीं है, ये स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 8000 पहले पूरा का पूरा स्टॉक के अंदर था, उसमें से 1600 तो ऑलरेडी सेल हो चुका है ये ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। फिर ये 4000 भी सेल हो चुका है, ये भी ऑटोमेटिकली माइनस हो गया है। तो कितना स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड है बताओ जरा? 2400, राइट। सो क्या करेंगे? 2400 का लेस करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्टॉक नहीं है, ठीक है। सो 2400 का ही इफेक्ट आएगा और इसे हमें क्या करना है? यहाँ पे लेस करना है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है। चलो, बाकी का 4 पॉइंट मेरे को बताओ कि क्या होगा। आराम से रीड करके बताओ। उसमें 4th वाला पॉइंट इज वेरी गुड पॉइंट। देख, पीरियड ऑफ अप्रूवल दिया है बेटा। नहीं, अभी बिल्ड किया है 16th ऑफ 16th ऑफ अप्रैल को, मतलब सेल हुआ है 16th अप्रैल को। यस, उसके पहले चेक कर लेना 4 वीक हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो, पहले का तो बताओ। पहले का तो सिंपल है ना। फर्स्ट वाले का बताओ क्या होएगा? ऐड होएगा, लेस होएगा? सेल्स 41,000 का ऐड होएगा, लेकिन कितना? पूरा 41 के कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे? कॉस्ट प्राइस निकालो उसका, 41 पूरा लेना है। कैश का सेल्स हो, क्रेडिट का सेल्स हो, स्टॉक तो दोनों में जाने वाला है भाई, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इसमें 20% माइनस करो, कितना बचता है? 32,800। चलो, परचेज क्या होएगा? लेस पूरा 5034। सेल्स रिटर्न क्या करोगे? लेस कितना? लेकिन 800। अच्छा देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तुम लोग है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन जब भी पढ़ोगे ना, उसको ब्रेक करके रीड करो। देखो, अभी डेट वाइज जाने का अच्छे से। ऑन 15th of March, गुड्स ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ 10,000 वे सेंड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर, ठीक है। तो मुझे बताओ, जब भी हमने स्टॉक टेकिंग किया उसके पहले ये गुड्स ऑलरेडी चला गया है, ठीक है। ओके, देन ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th of April, ठीक है। मतलब जो गुड्स हमने भेजा था उसका 40% गुड्स तो रिटर्न आ चुका है। अच्छा, जब भी हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसका 40% जो गुड्स है रिटर्न, ठीक है। 8,000 का 40% कितना वैल्यू आएगा भाई? 3,200, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये पहले ये 3,200 का क्या करने का? ये लेस, ये सेल्स रिटर्न है। अच्छा, एक मिनट। जब भी हमने 50,000 का जब भी हमने कैलकुलेशन किया, क्या इसके अंदर ये 3,200 इंक्लूडेड है कि नहीं है? अरे है ना, 50,000 तो 15th अप्रैल का दिया है ना भाई। रुक जाओ, ये इग्नोर होने वाला है, बरोबर है। देखो, जब भी हमने 50,000 का गुड्स का काउंटिंग किया, कौन से डेट को किया? ये 15th अप्रैल। तो 15th अप्रैल को जब भी हमने 50,000 का गुड्स देखा, तो क्या इसके अंदर ये 3,200 इंक्लूडेड है? क्या है? बराबर है। और ये वैसे भी इंक्लूड होना चाहिए था, क्योंकि 31st of March को यू आर द ओनर, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसको अलग से वापस कुछ ट्रीटमेंट देने का जरूरत है कि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है? ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसका कुछ भी नहीं होगा। अरे समझा क्या हुआ ये? हाँ, ठीक है। अच्छा, तुम लोग ऐड कर रहे थे, मैं ये बोल रहा हूँ ये ऑलरेडी एडेड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। तो ये हो गया 3,200 का। अच्छा, अभी बाकी का जो है वो कितना परसेंटेज बचा है भाई? 60%, ठीक है। अभी 60% का देखो क्या स्टोरी है। सो अप्रूव द मीन्स उसने 10th of April को ये गुड्स वापस भेज दिया है। अप्रूविंग द रेस्ट, व्हाट डू मीन बाय अप्रूविंग द रेस्ट? मतलब बाकी का सेल हो जाएगा। द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन व्हाट? बिल्ड ऑन 16th April, लेकिन स्टोरी 16th April का नहीं है, स्टोरी है 15th April का, बराबर है। तो मुझे बताओ 15th April को वेर यू द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक?
यस, ठीक है, एंड इफ यू आर द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, द गुड्स आर नॉट लाइंग विथ यू, ठीक है, एंड ऑन ओनरशिप बेसिस हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. सो व्हाट इज द 60% वैल्यू वी विल हैव इज 4800, ठीक है. ये 4800 है ना, ये बहुत थिन लाइन पे है, क्योंकि 15th ऑफ अप्रैल को जो है ये स्टॉक टेकिंग हुआ है, ठीक है. इसको बिल कभी किया हम लोग ने 16th ऑफ अप्रैल, मतलब ये सेल कभी माना जाएगा, स्टॉक टेकिंग के पहले हुआ है कि उसके बाद में हुआ है, बाद में, ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर 4800 जो है ये हम इसके ओनर है. कौन से डेट को हम इसके ओनर है भाई, 15th अप्रैल को, मतलब 31st को भी हम ही ओनर है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. सो ये 3200 का कुछ भी नहीं होएगा, 4800 हम लोग क्या कर देंगे, ऐड. चलो अभी बाकी का सब ऐड लेस करके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है. ये चलो क्या लिख रहे हो, स्टेटमेंट लिख रहे हो, हाँ लिख लो चलो. कौन सा वाला बेटा, हाँ नहीं, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, फोर्थ वाला पॉइंट है इसमें, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बट नॉट येट सोल्ड. हाँ, वर्किंग मतलब क्या करना है, 10,000 जो है उसका पहले कॉस्ट प्राइस, और फिर वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट आएगा अपना, 60%. ये 10,000 का मेरे को बताओ कॉस्ट प्राइस अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 माइनस 20%, ये एक ब्रैकेट में आएगा, इंटू 60%. कंसाइनमेंट का तुम लोग लिखोगे, गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट फॉर सेल not yet sold. Goods received on consignment for sale not yet sold. अच्छा, उसके अंदर कैसे लिखोगे हम लोग, तो 80,000 का क्या करना पड़ेगा, 20% गया, 50% गया, तो बचा कितना परसेंट है अभी, खाली 30. सो 8,000 का 30%, 2,400. चलो लेट अस सी योर रीडिंग स्किल्स, एनालाइजिंग स्किल्स, ठीक है. हाँ, try this question. 320 is also selling price. Goods worth rupees 3,20,000. So whenever the goods are sent on approval, always selling price is given to us. तो उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाँ, इंटू 100 डिवाइड बाई 125. हाँ हाँ हाँ, $48 lakhs जो दिया है पहले, वो फिजिकल स्टॉक है. हाँ समझा ना, हाँ ऊपर लिखा हुआ है. तो सेल्स हो गया. हाँ, लॉस को नहीं देखना है अपने को, स्टॉक में कितना अफेक्ट आएगा वो देखना है. सो व्हाट इज अफेक्टेड इन द स्टॉक, माइनस होएगा, बिफोर द ईयर एंड है. हाँ लेकिन बेटा क्वेश्चन बिफोर का है ना, है रिवर्स में प्लस होता है. अरे बिफोर है, बिफोर, तो बिफोर ये पीरियड के अंदर सेल्स हुआ तो स्टॉक मतलब बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, तो लेस होएगा ना. अच्छा, हाँ मतलब तेरे को ये देख ले, बिफोर वाला पार्ट है ये क्वेश्चन बिफोर है, तो बिफोर में अगर ये सब हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, एडलेस स्टॉक को
नहीं ये नहीं है, डेट्स देख, डेट्स देख। यस, हाँ, आफ्टर द ईयर एंड के बिफोर द ईयर एंड। $1,60,000 को -25% कैसे कर सकते हैं? क्योंकि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे नहीं है, प्रॉफिट इज ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो तूने 20% सेल्स पे लिया, ऐसा बोल रही है तो बरोबर है। 25% इज ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट इज 20% ऑन सेल्स। तो अगर सेल्स के ऊपर डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई करना है तो 20% आएगा। यस 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 यस, हाँ मैं तो पूरा ही बताऊंगा, लेकिन तुम लोग ने क्या कोशिश की है। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। $49,00,000, 12,000 नहीं। हाँ मैं क्या, अच्छा ऐसा बायट नहीं है। हाँ तो आंसर बोलेगी तो मेरे को ऐसा क्लिक होएगा। 40, 80 नहीं, ये वाला करेक्ट लग रहा है, 4464। राइट है। चलो वन बाय वन स्टार्ट करें। चलो पहला ट्रांजैक्शन, पहले तुमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो 23 जून, ठीक है, इस डेट को फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, ठीक है। एंड अवर ईयर एंड इज व्हाट यू नो, ईयर एंड इज मतलब अपने को जो स्टॉक कैलकुलेट करना है वो 30 जून को करना है। तो ये जो स्टॉक टेकिंग हुआ है ये बिफोर द ईयर एंड है कि आफ्टर द ईयर एंड है? बिफोर द ईयर एंड है, ठीक है। सो 23 से 30 पे जाना है, तो ये नॉर्मल वाला सिचुएशन है ये, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वाज 48 lakhs। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 जून टू 30 जून 2022, ठीक है। फर्स्ट वाला, आउट ऑफ द गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट वर्थ ₹2,40,000 वेर अनसोल्ड। चलो क्या किया पहले, 2,40,000 का बताओ। हमारा गुड्स पड़ा है, किसके पास पड़ा है? कंसाइनी के पास। हु इज द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड्स ऑन 30 जून? वी आर द ओनर, ठीक है। फिजिकली हमारे स्टॉक में नहीं है, मतलब ये 2,40,000 तो बहुत इजी था। 2,40,000 को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चलो सेकंड वाले में दिया हुआ है कि हमने परचेज किया है, ये पीरियड के बीच में हमने परचेज किया है। कितने का परचेज किया हम लोग ने? 4 lakhs। and were made out of which goods worth ₹1,60,000 were delivered on 5th of July 2022. पूरा का पूरा 4 लाख क्या हो जाएगा? ऐड, बिकॉज वंस यू परचेज द गुड्स बिटवीन दैट पीरियड यू बिकम द ओनर ऑफ द एंटायर 4 लाख रुपीज का गुड्स, ठीक है। पूरा का पूरा ओनरशिप अपने पास आ जाएगा। अभी उसमें से तुम्हें गुड्स मिला कितना है? 2,40,000, ठीक है। तो वो तो ऑटोमेटिकली ऐड होएगा, मतलब यू हैव बिकेम द ओनर ऑल्सो, यू हैव गॉट द गुड्स ऑल्सो। नाउ यू हैव बिकम द ओनर ऑफ 1,60,000 का गुड्स ऑल्सो, बट यू हैव नॉट गॉट द गुड्स, ठीक है। स्टिल ऑन 30 जून यू आर द ओनर, इसके लिए 1,60,000 भी ऐड होएगा, मतलब इन शॉर्ट पूरा का पूरा 4 lakhs ऐड हो जाएगा। चलो ये दोनों में तो इतना ज़्यादा सोचने का नहीं था, बट ये जो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा पॉइंट है, ठीक है। इसके लिए मैं एक वर्किंग करके दे रहा हूं तुम लोग को, ठीक है। अंडरस्टैंड, सेल्स वेर 13,60,000, ठीक है। हमें ना पहले इंफॉर्मेशन किसका दिया है मालूम है? यहाँ पे सेल्स 13,60,000 का सेल्स है, ठीक है।
फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस एंटायर सेल्स इनटू व्हाट, इनटू कॉस्ट। ये भी अपन कर सकते हैं, या फिर पहले हम लोग पूरा सेल्स को बाइफरिकेट करके फिर हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, पहले हम लोग सेल्स को जो है मतलब पूरा ईयर, ये जो पीरियड है उसके बीच में सेल्स इज व्हाट 13,60,000 विच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 सेंड ऑन अप्रूवल। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ने गुड्स सेंड किया है, कितने का गुड्स सेंड किया हम लोग ने 3,20,000। ठीक है, तो पहले है ना हम लोग ये सेल्स में से ना ये एक ब्रेकअप करेंगे इसका, दिस इज सेल ऑन अप्रूवल। अभी मैं सब सेलिंग प्राइस में ले रहा हूं। ठीक है, सेल ऑन अप्रूवल का सेलिंग प्राइस बोलो कितना है, 3,20,000। चलो फिर 3,20,000 goods were sent on approval. Half of these goods were returned before 30th of June 2022. ठीक है, then goods are sold at cost plus 25%. However, goods costing 2,40,000 had been sold for how much, 1,20,000। मतलब ये जो सेल है इसमें और एक सेल हुआ है जिसका सेलिंग प्राइस है ना वो 1,20,000 है। कितना है, 1,20,000। ठीक है, नाउ ये जो सेल है ना ये एक एब नॉर्मल सेल है। वाई इट इज एब नॉर्मल सेल, बताओ जरा, ये एब नॉर्मल सेल क्यों है? क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस है ना वो है 2,40,000। ठीक है, मतलब ये जो सेल हुआ है ये प्रॉफिट में हुआ है कि लॉस में हुआ है, लॉस में। सो दिस बिकम्स एब नॉर्मल सेल। ठीक है, अभी इसके बाद जो बचेगा ना वो पूरा का पूरा जो सेल रहेगा वो नॉर्मल सेल्स रहेगा। सो व्हाट इज अ नॉर्मल सेलिंग प्राइस, बताओ जरा। मतलब 13,60,000 में से 320 गया, वो सेल ऑन अप्रूवल वाला है, उसको अपन अलग से देखेंगे। फिर ये 13,60,000 में से एक सेलिंग प्राइस 1,20,000 है, ये एब नॉर्मल सेल है क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस 240 है। इधर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हुआ है, यहाँ पे ग्रॉस लॉस हुआ है अपने को। ठीक है, इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, एब नॉर्मल सेल्स। सो बाकी का बचा हुआ नॉर्मल सेल्स रहेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल सेल्स, 1360 माइनस 320 माइनस 120, तो बचा हुआ जो है जो नॉर्मल सेल्स है 9,20,000। पहले तुमको ये ब्रेकअप समझ गया क्या? ठीक है, अभी ये तो बहुत सिंपल है ये वाला। ठीक है, अभी ये हुआ है सेल्स बिटवीन 23rd ऑफ जून एंड 30th ऑफ जून। तो सेल्स की वजह से स्टॉक कम हो जाएगा। जब भी हम स्टॉक कम करेंगे तो सेलिंग प्राइस पे कम करेंगे कि कॉस्ट प्राइस पे कम करेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो ये पूरा का इसका कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये 2,40,000 का ट्रीटमेंट आएगा। दिस इज गोइंग टू बी लेस। हुआ, यहां तक हुआ? चलो नाउ अंडरस्टैंड 320 के साथ क्या हुआ है। 320 में ये लोग बोल रहे हैं कि नाउ द गुड्स आर सेंड वर्थ रुपीज 3,20,000 आर सेंड ऑन अप्रूवल। ठीक है, देन हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर रिटर्न्ड बिफोर बिफोर 30th ऑफ जून। ठीक है, तो बाकी का हाफ का क्या हुआ रहेगा? मतलब ऐसा बोल दिया है कि बाकी का हाफ सेल हो चुका है, नहीं। ठीक है, मतलब इट इज अवर स्टॉक लाइंग विद द कस्टमर। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, हम ये 320 को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। 50% returned and remaining 50% is with customer। अभी जो जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे खाली तुम लोग आंसर करते जाना। ठीक है, मेरे को बताओ ये गुड्स भेजा कभी गया है? मतलब इज इट बिटवीन 23rd एंड 30th वी हैव सेंड द गुड्स? यस। ठीक है, तो जब भी हम ये बिटवीन 23rd एंड 30th के बीच में जब भी हम ये गुड्स भेजेंगे तो पहले है ना ये लेस होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, ये लेस, क्योंकि वो जाएगा तभी गुड्स जो है स्टॉक में से कम हो जाएगा। ठीक है, और ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो गुड्स है ना ये रिटर्न भी हो चुके हैं बिफोर बिफोर 30th ऑफ जून। मतलब ये जब भी गया तभी ये तुम्हारा स्टॉक को कम करेगा। 30 जून के पहले ये गुड्स वापस भी आ गए अपने पास, तो हमें इसको वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो वंस विल सेंड द गुड्स इट विल बी लेस, अगेन द गुड्स आर कमिंग बैक टू अस बिफोर 30th ऑफ जून। तो 30th ऑफ जून के पहले इसको हम वापस क्या करेंगे, ऐड। मतलब एक्चुअली इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आने वाला है क्योंकि ये अपने स्टॉक को अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब भी भेजेंगे तभी स्टॉक में से लेस करना है, ये वापस आ जाएगा तो वापस क्या करना है उसको, ऐड। मतलब इट इज एज गुड एज व्हाट एज गुड एज नो इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ये समझा क्या हुआ ये? तो वापस एक बार डेट के थ्रू देखना है तुम लोग को।
देखो 23rd ऑफ जून, यहाँ पे आएगा 30th ऑफ जून, ठीक है। अभी 23rd ऑफ जून और 30th ऑफ जून के बीच में हमने गुड्स भेजा है, कौन से बेसिस पे भेजा है? अप्रूवल बेसिस पे, ठीक है। तो जब ये गुड्स भेजा जाएगा, तो मैं अभी फिलहाल 1,60,000 ले रहा हूँ ये, ठीक है। सो जब ये गुड्स भेजा जाएगा ये दो डेट्स के बीच में, सो इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस योर स्टॉक। तो ये 1,60,000 को पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे, ठीक है। फिर ये 30 जून के पहले ही वापस आ चुका है, तो अगर ये 30 जून के पहले ही वापस आ चुका है, मतलब वापस ये 1,60,000 को क्या किया जाएगा, इसको ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो जब ये भेजेंगे बिटवीन द डेट्स, इट विल रिड्यूस योर स्टॉक, इट विल कम बैक टू यू बिटवीन द डेट्स, इट विल इंक्रीज योर स्टॉक। तो पहले लेस किया जाएगा, बाद में क्या किया जाएगा, ऐड। तो कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा इसका, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अभी यही लाइंस पे मेरे को बताओ, ये जो सेकेंड पार्ट है उसका क्या होएगा। चलो 50% ऑफ द गुड्स है ना अभी भी कस्टमर के पास से अपना, ठीक है। तो जब इसको भेजेंगे तभी क्या होएगा, पहले लेस, ठीक है। ऑन 30th ऑफ जून वी आर द ओनर ऑफ द गुड्स, ऑन 30th ऑफ जून वी आर द ओनर ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, वापस से ऐड, ठीक है। तो इसको वापस ऐड किया जाएगा। अब मुझे बताओ, पहले लेस करेंगे वापस ऐड करेंगे, तो अगेन नो इफेक्ट, मतलब ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है। जब ही स्टॉक जाएगा तभी लेस होएगा, और ये वापस आ गया और वी आर द ओनर ऑफ द गुड्स, ये बोथ द केसेस में इट इज गोइंग टू बी ऐड, मतलब ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर 3,20,000। चलो, एनीथिंग एल्स इन योर माइंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस 3,20,000 वी कैन डिस्कस, समझा, ठीक है। चलो, इसका तो हो गया 2,40,000 का। अब मुझे बताओ ये नॉर्मल सेल्स का क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस पे उसको लेस करेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालो अभी, या 7 लाख कितना आएगा, 36,000, ठीक है। और ये पूरा का पूरा 7,36,000 ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेल्स हुआ है बिटवीन द पीरियड, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। अब करो सब एडलेस और बताओ फाइनल आंसर कितना दिया था, ये तूने जो दिया था राइट था, 44,64 स्टॉक ऑन 30th ऑफ जून। 4th एंड इसमें दिया है ना बेटा, सेल के बारे में ही दिया हुआ है वो लोग ने। अच्छा, ये जो सेल्स दिया है ये तो पूरा का पूरा सेल्स रहेगा, उसके अंदर बोला है हाउ एवर गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। तो ये 1,20,000 किसके अंदर रहेगा, बोलो 1,20,000 किसके अंदर रहेगा, सेल्स के अंदर रहेगा। अच्छा, वो जो सेल्स हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस अलग है, तो ये नॉर्मल हुआ है कि एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन हुआ है, ये एबनॉर्मल। अच्छा, कैसे पता चला एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इधर ग्रॉस लॉस हुआ है। अच्छा, कौन से ट्रांजैक्शन को एबनॉर्मल बोला जाएगा, अगर हम ये 25% प्रॉफिट नहीं कमा रहे ना कोई भी ट्रांजैक्शन पे, वो सारे ट्रांजैक्शन कौन से रहेंगे, एबनॉर्मल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो एकदम स्ट्रेट अवे दिया है कि सेलिंग प्राइस 120 है, कॉस्ट प्राइस 240 है। ये वर्किंग कॉपी करो, ये वर्किंग जो है ये काम आएगा ये क्वेश्चन में। चलो, अभी मैं चाहता हूं कि तुम ये क्वेश्चन होमवर्क करके आओ, क्वेश्चन नंबर 7। मतलब करने वाले हो तो ही लेना, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तुमको एक ट्राई करना है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। एंड देर इज़ वन मोर क्वेश्चन लेफ्ट। कौन सा वाला क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन 10। ये क्वेश्चन का खासियत तुमको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन में दो चीज़ है, वन इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स प्लस इन्वेंट्री, ठीक है, जो भी हम लोग ने किया है वो दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन है ये, हाँ। अच्छा, वो भी कौन सा वाला है, इट इज़ आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स वाला, मतलब ROE 3 याद है, ROE 1 क्या था, बिफोर ट्रायल बैलेंस, ROE 2 आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। दिस इज ROE 3 प्लस इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, ठीक है। इसमें इन्वेंट्री का खाली 2 ही पॉइंट है, बट इट इज़ अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपना एक क्वेश्चन बचा है, तो ये दोनों हो जाएगा। तो वन क्वेश्चन इज होमवर्क, दिस आई विल डू इट फॉर यू, ठीक है। एंड देन वी विल स्टार्ट विद व्हाट यू नो विद फाइनल अकाउंट्स, ओके। चलो, आज़ाद।